नमस्कार साथियों। आर्यभट्ट आईएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आपा कर रहे थे विजन आईएएस मंथली मैगजीन जुलाई की। ठीक है, अब विजन आईएएस मैगजीन में क्या कर रहे थे, मैंने आपको कहा था मैं आपको पर्यावरण का टॉपिक शुरू करवाऊंगा, वो भी जुलाई का। ठीक है, तो करें यहाँ पर शुरुआत। देखिए, सबसे पहला टॉपिक क्या है पर्यावरण के अंदर, जैव विविधता संशोधन विधेयक 2023। क्या? जैव विविधता संशोधन विधेयक 2023, बायोडाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2023। अब ये जैव विविधता संशोधन विधेयक एक्चुअली में क्यों लाया गया, किस कारण से लाया गया, ये किस बिल को किस एक्ट को प्रतिस्थापित करता है, ये चीज़ें यहाँ पर इसके अंदर देखेंगे। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्यों लाया गया होगा, या फिर इसके नाम पे आप जाए तो अपने को क्या देखने को मिल रहा है, अपने को मिल रहा है भी जैव विविधता संशोधन विधेयक, यानी कि जैव विविधता का कोई एक्ट है पुराना, उसके अंदर संशोधन किया जा रहा है। ठीक है, अब उसके अंदर संशोधन किया जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो कमी आ रही होगी, या फिर कुछ ऐसी होती है जो समाज के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाती। जैसे कुछ कानून पुराने हो जाते हैं, ठीक है, और कानून पुराने हो जाते हैं तो वो समाज के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते, तो उनके अंदर संशोधन करना पड़ता है। यही कारण है कि भारतीय संविधान लचीला है। भारतीय संविधान क्या है? लचीला है, डायनामिक है। क्यों है? क्योंकि उसके अंदर मतलब कानून बहुत ज़्यादा है, एक्ट बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर संवैधानिक विधियाँ बहुत ज़्यादा है। लेकिन कुछ विधियाँ ऐसी हैं जो 1947 और से 50 के दौरान तो हमें जरूरत थी उनकी, लेकिन बाद में उनकी कमियों को नज़रअंदाज किया जा सकता है समाज की परिस्थितियों के अनुसार। ठीक है, तो ऐसे ही हपा संशोधन लाते हैं। हपा संशोधन इसलिए लाते हैं ताकि मूल कानून में कुछ ऐसी विधियां जो अप्रासंगिक हो गई हो, यानी कि वर्तमान समय में जिनका कोई भी उपयोग ना हो, और वर्तमान समय में जिनका उपयोग हो वहाँ पर उसमें डाल दे। इसके लिए यहाँ पर क्या लाए हैं, जैव विविधता संशोधन विधेयक लाए हैं। संशोधन विधेयक 2023 न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसे हाल ही में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है। अब यह बिल किस बिल को प्रतिस्थापित करता है? यह बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता एक्ट 2002 के अंदर संशोधन करके लाया गया है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। अब बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 क्यों लाया गया, किस कारण लाया गया, इसके क्या उद्देश्य थे, वहाँ पर इसके अंदर जो दिए उसके हिसाब से आप डिस्कस करते हैं। ठीक है, हाल ही में संसद के दोनों सदनों ने जैव विविधता संशोधन विधेयक 2023 पारित किया है। इस विधेयक द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 में संशोधन किए गए हैं। जैव विविधता अधिनियम 2002 के बारे में, यह अधिनियम भारत को संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभियान में 1992 के उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करता है। यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 है ना, वो सीबीडी के उद्देश्यों को पूरा करने की बात करता है। सीबीडी 1992 के उद्देश्यों को। अब सीबीडी क्या है? पूरी दुनिया में जैव विविधता के संरक्षण के लिए 196 देश एक साथ मिलकर आ गया है, जो यूएन के सदस्य देश हैं। ठीक है, उन देशों ने पूरी दुनिया में बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के लिए, उसके सहधारणीय विकास के लिए, सहधारणीय विकास व सहधारणीय उपयोग के लिए ठीक है, और किस लिए, जैव विविधता के जो जैविक संसाधन होते हैं उनके उपयोग को विनियमित करने के लिए दुनिया के 197 देश 1992 के अंदर एक साथ आते हैं, और एक कन्वेंशन साइन होता है जिसको क्या बोला जाता है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। अब कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी कब लाया जाता है? 1992 में लाया जाता है। कितने देशों द्वारा? 196 देशों द्वारा। भारत इसमें भी शामिल है, भारत सहित 196 देश। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? अब इसके जो उद्देश्य है ना, उसी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 लाते हैं। अब इसके 3 उद्देश्य हैं। इसके 3 उद्देश्य कौन कौन से, चलो मैं इसमें पढ़ा देता हूँ। जैव विविधता का संरक्षण करना, पहला क्या है, जैव विविधता का संरक्षण करना। ठीक है, जैव विविधता होती क्या है? कोई भी प्राकृतिक रूप से कोई भी उपयोगी चीज़, यानी कि देखो पृथ्वी के ऊपर क्या है,
छोटे से लेकर छोटा और बड़े से लेकर बड़ा दोनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं। वही जीवों के अंदर प्रजातीय, नृजातीय और आवास इत्यादि के आधार पर जो विभिन्नताएं और उनके जो उपयोग है। अब हमें पता है कि पूरी पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में है, लेकिन उनका वितरण कहीं भी समान नहीं है। अब संसाधन प्राकृतिक भी हो सकते हैं और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं मानव निर्मित, लेकिन आप बात करते हैं प्राकृतिक की। प्राकृतिक की अगर मैं बात करूँ तो देखो, भारत के अंदर हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत में क्या है, मतलब विविध प्रकार की पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती है। विविध प्रकार की पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती है। विविध प्रकार की प्रजातियां, चाहे आप जीव जंतुओं की लगा लो। अब उनमें जो पादप प्रजातियां हैं, उनमें से कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जिनका उपयोग हिमालयन यव के रूप में, हिमालयन यव जैसी कुछ प्रजातियां, हिमालयन यव जैसी कुछ प्रजातियां हैं जिनका उपयोग हम कैंसर के लिए करते हैं। तो एक्चुअली में इन विविध प्रजातियों के कुछ ना कुछ उपयोग है। इनके अंदर कुछ ना कुछ संसाधन क्या होता है, जो हमारे उपयोग में आता है वही संसाधन होता है। अब हिमालयन यव द्वारा कैंसर का उपयोग किया जाता है, तो क्या एक्चुअली में या ये जैविक विविधता द्वारा, इसके जैविक संसाधनों के उपयोग द्वारा हमें कुछ ना कुछ फायदा नहीं मिल रहा? तो एक्चुअली में विभिन्न प्रकार के जैविक संसाधनों के उपयोग को विनियमित करना, ताकि कोई बाहर की कंपनी आके यहाँ पे अपना हक ना आजमा ले। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी जड़ी बूटी वगैरह खोज कर, या फिर कुछ अन्य प्रकार के ऐसे जीव, जैसे कि कुछ जीव ऐसे हो गए जिनकी मतलब जैसे कि आप अभी एक न्यूज़ में है जिसको जी एफिनिस बोला जाता है। जी एफिनिस ये एक मछली है, ठीक है। ये क्या काम करती है, मच्छरों के लार्वा को नियंत्रित करने का काम करती है। मच्छरों के लार्वा को खाती है जैविक एजेंट के रूप में। अब इसकी खोज करके कोई भी कंपनी ऐसी कह दे इसका उत्पादन सिर्फ हम करेंगे, मतलब उसको पेटेंट करवा ले, ताकि उसका कोई नकारात्मक उपयोग न कर सके। इसके लिए भी इस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी बात करता है, ठीक है। जैविक विविधता का संरक्षण करना, जैव विविधता के घटकों के सैद्धांतिक उपयोग को बढ़ावा देना, मतलब इसके जितने भी उपयोग है ना, उसको इको एनवायरमेंटली उपयोग करना, भी इस तरह उपयोग करना कि प्रकृति को कोई नुकसान ना हो। दोहन तो आप करें इन सब चीज़ों का, लेकिन प्रकृति को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जैविक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभों को निष्पक्ष व न्याय संगत आधार पर साझा करना, मतलब वही चीज़ जैसे कोई जड़ी बूटी या फिर इससे रिलेटेड कोई नया अन्वेंशन हो गया, तो उसको दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाओं के बीच में साझा करना, ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सके, समावेशी विकास इसका करना, ये था इसका उद्देश्य। अब इसने व्यवस्था क्या बनाई हुई थी, इसने विकेंद्रीकृत त्रिस्तरीय विनियामक व्यवस्था बनाई हुई थी। क्या केंद्र के स्तर पर इसने किसका कौन सा प्राधिकरण बनाया, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, एनबीए, ठीक है। राज्य स्तर के ऊपर राज्य जैव विविधता बोर्ड, और स्थानीय स्तर के ऊपर जैव विविधता प्रबंधन समिति, या स्थानीय निकाय के स्तर पर, या फिर इसको हम डिस्ट्रिक्ट के स्तर पर, जिला स्तर पर। यानी कि जैविक विविधता के संरक्षण के लिए हमने त्रिस्तरात्मक व्यवस्था बनाई, जैसे अपने पंचायती राज में चलती है। क्या सबसे पहले हमने एनबीए का केंद्र स्तर के ऊपर गठन किया, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ठीक है। इसके बाद में हमने राज्य के स्तर के ऊपर स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड का गठन किया, और जो स्थानीय स्तर है उसके ऊपर अपना ने क्या काम किया, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज का गठन किया, ठीक है। ये था क्या सबसे पहले कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 क्यों लाया गया, सीबीडी 1992 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। उसके उद्देश्य क्या थे, जैव विविधता का संरक्षण करना, जैव विविधता के घटकों का सैद्धांतिक उपयोग करना, और जैव विविधता के उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभों को निष्पक्ष और न्याय संगत आधार पर साझा करना, ठीक है। इसके लिए अपना ने त्रिस्तरात्मक व्यवस्था अपनाई। कौन सी त्रिस्तरात्मक व्यवस्था, केंद्र के स्तर पर अपना ने सबसे पहले नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का गठन किया, जो कि किसके अधीन कार्य करता है, किसके अधीन कार्य करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, श्री भूपेंद्र यादव जी के अंडर कार्य करता है। राज्य के स्तर के ऊपर अपना ने क्या बनाया, राज्य जैव विविधता बोर्ड बनाए, और जो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर मैनेजमेंट उठाने के लिए आप बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बीएमसी का गठन करते हैं, ठीक है। नीचे वाला थोड़ा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है, आप इंपॉर्टेंट चीज़ करेंगे। अब वो तो था इसके अंदर त्रिस्तरात्मक व्यवस्था, जो हमने व्यवस्था अपनाई, ठीक है, संरचना क्या थी उसकी, और एक उसका उद्देश्य क्या था। अब एक्चुअली में 2002 के संशोधन में 2002 के मूल एक्ट में क्या था, और 2023 में जहाँ आप बिल लेकर आए हैं इसके अमेंडमेंट के लिए, उन दोनों के बीच में अंतर क्या क्या है। देखो, छूट के दायरे में वृद्धि,
किसमें? छूट के दायरे में वृद्धि। इस अधिनियम के अनुसार जैविक संसाधनों के उपयोग के लिए विनियामक प्राधिकरण से पूर्व मंजूरी लेना है, उसे सूचित करना है। मतलब आप किन्हीं भी जैविक विविधता या कोई भी जैविक संसाधन से भरपूर कोई भी प्राकृतिक स्थल, अगर वहाँ से आप किसी भी जैविक संसाधन का उपयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कोई भी प्राधिकरण, अगर आप डिस्ट्रिक्ट स्तर पर कर रहे हैं तो आपने को बीएमसी की परमिशन लेनी होगी, और अगर केंद्रीय स्तर पर कर रहे हैं तो आप अपने को नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एनबीए की मंजूरी लेनी होगी। लेकिन इसमें क्या कर दिया, इसमें 2023 में आप इसको हटा देते हैं। आप क्या कह रहे हैं? छूट के दायरे में वृद्धि कर देते हैं कि क्या अब उनको मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। इस संबंधित क्षेत्र में पंजीकृत आयुष चिकित्सकों, कौन से आयुष चिकित्सक? आयुष चिकित्सक कौन से होते हैं? वे चिकित्सक जो पारंपरिक दवाइयों के लिए कार्य करते हैं, वही चीज़ें। जैसे वर्तमान में आप आरोग्य मिशन चला रहे हैं, आप उन पारंपरिक ज्ञान को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें पूर्वजों से हमें मिली है। जो जैसे कि देखो, आप एलोपैथिक दवाइयों का यूज़ करते हैं, लेकिन क्या पुराने ज़माने में जब एलोपैथिक दवाई नहीं थी तब इनका इलाज नहीं होता था? इलाज तो तब भी होता था, उनके पास पारंपरिक इलाज होता था जो कि एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होता था, और शरीर के अन्य पार्ट के ऊपर भी कोई भी अपना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालता था। ठीक है। आयुष की वर्तमान पद्धतियाँ भारत आरोग्य मिशन के तहत चला रहा है, और अपनी G20 की मीटिंग में भी जो आप बात करते हैं ना कि पूरी दुनिया के एक स्वास्थ्य के लिए भारत आयुष की जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है ना उनको बढ़ावा देने के लिए भी G20 के मंच हो गया, या जो भी यूएन से रिलेटेड कोई भी मंच हो गया, वहाँ पर आपस में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात भी करता है। स्थानीय लोगों और समुदायों को वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए जैविक संसाधनों के उपयोग हेतु एसएसबी को पहले सूचित करने से छूट प्रदान करता है। यानी कि अगर वहाँ से कोई भी लकड़ी वगैरह इकट्ठी करनी हो ना, तो वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए पहले उनको सूचित करना अनिवार्य था, अब उनको सूचित करना अनिवार्य नहीं है। आईपीआर के लिए मंजूरी। आईपीआर होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा अधिकार। इस अधिनियम में स्पष्ट किया गया कि भारत में प्राप्त जैविक संसाधन से जुड़े आईपीआर के लिए आवेदन करने से पहले एनबीए की मंजूरी लेना अनिवार्य है। देखो, आईपीआर का क्या मतलब है? इन जैविक हॉटस्पॉट स्थलों से अगर किसी भी प्रकार की कोई भी नई खोज होती है, उस खोज को कोई भी कंपनी या कोई भी एक स्थानीय समुदाय का कोई भी व्यक्ति या कोई स्थानीय समुदाय मिलकर करता है, तो उसको उससे संबंधित अधिकार लेने के लिए कि उस प्रोडक्ट पे अधिकार उसका है, उसके लिए उसे आईपीआर रजिस्टर करवाना पड़ता था। अब आईपीआर एक आवेदन करना होता है और एक आईपीआर प्रदान करता है। ठीक है। हमारे यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स की मिनिस्ट्री है ना, वो इसको प्रदान करती है। ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये ऐसे कह रहे हैं कि आईपीआर से जुड़े अगर कोई भी मतलब इश्यू है ना, उसके ऊपर आप आवेदन कर रहे हो तो आपको एनबीए की मंजूरी लेनी होगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो भी अथॉरिटी आपको आईपीआर प्रदान कर रही है ना, प्रदान करते समय आपको एनबीए की मंजूरी लेने की जरूरत होगी। आवेदन कर सकते हो आप। ठीक है। लाभ साझा करना, इसके अनुसार क्या था कि कोई भी जैविक संसाधनों से संबंधित अगर कोई भी ज्ञान आता है ना, तो उसको आप स्थानीय समुदायों के साथ साझा करना अनिवार्य है। लेकिन इसमें क्या है, यह भी देख संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करने वालों को स्थानीय समुदाय के साथ लाभ साझा करने से छूट प्रदान करता है। देखो, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान, एक हायरार्की से संबंधित एक कोई भी पारंपरिक ज्ञान हमें मिला है, चाहे हमने उसमें निवेश किया या उसमें हमने खोज वगैरह पर कुछ रुपए लगाए हों। ठीक है। लेकिन इसको अभी तक परिभाषित नहीं करता है कौन सा भी। जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ वहाँ पे थोड़ा सा बताना भूल गया। देखो, वहाँ पर यूएनसीबीडी की जब भी आप बात करते हैं ना, तो ये किसकी बात करता है? जैव विविधता के संरक्षण के लिए, जैविक विविधता से मिलने वाले लाभ को निष्पक्ष और न्यायसंगत आधार पर साझा करने की बात करता है। अब उसको हमें साझा करना है। साझा करने से संबंधित अब तक इनके बीच में 3 समझौते और हो चुके हैं। सबसे पहला होता है नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल बात करता है कि हम जितनी भी देशों के अंदर जैव विविधता हॉटस्पॉट में सभी प्रकार की जैव विविधता के संरक्षण की बात करेंगे। ठीक है। दूसरा समझौता होता है जैव सुरक्षा से संबंधित लाभ साझा करने से संबंधित जो भी होता है ना, वो होता है नागोया प्रोटोकॉल। जैव सुरक्षा से होता है कार्टेजोना प्रोटोकॉल। सॉरी, वो जो नागोया प्रोटोकॉल की जगह वो वहाँ पे कार्टेजोना। नागोया प्रोटोकॉल बात करता है कि यहाँ पर लाभ साझा करने की बात करते हैं, और हर देश की अपनी लाइबिलिटी होगी कि वो अपने जैविक संसाधनों को सुरक्षित करे। इसके लिए एक समझौता है जिसे बोला जाता है नागोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल।
ठीक है। अब इन तीनों प्रोटोकॉल में भी इस टर्म को परिभाषित नहीं किया गया है, संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान क्या होता है, जिससे आप स्थानीय समुदाय के लोगों को इसकी जानकारी देने से छूट प्रदान कर रहे हो, लेकिन आप इसको परिभाषित कर ही नहीं रहे, तो ये चीज़ की चिंताओं में आ जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज, अपराध व जुर्माना। यह 5 वर्ष तक की सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान करता है अगर किसी भी कोई भी गतिविधि इन जैविक विविधता वाले स्थानों के ऊपर होती है जो कि सरकारी एजेंसियों की अनुमति लिए बिना होती है, ठीक है, या फिर इस कानून के उल्लंघन के अनुसार होती है, तो 5 वर्ष तक की सजा और जुर्माने दोनों का प्रावधान करता है। लेकिन अब इसमें कई कृत्यों को गैर आपराधिक बना दिया। आपराधिक और गैर आपराधिक कृत्य, गैर आपराधिक कृत्य होते हैं जो कृत्य आपके करने पर आपको अपराधी घोषित नहीं किया जाएगा, और आपराधिक कृत्य जिससे आपको सजा हो सकती है, दोषी सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है। नियमों के उल्लंघन के मामले में कारावास के स्थान पर जुर्माने का प्रावधान किया गया, और जुर्माने की राशि 1.50 लाख रुपए यानी कि 1.5 लाख रुपए तक होगी। लगातार उल्लंघन की स्थिति में 1 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है, लेकिन दंड देने का प्रावधान नहीं है। ठीक है। इसके अलावा इसमें आप संरचनात्मक विस्तार भी करते हैं, एनबीए का विस्तार भी यहाँ पर करते हैं। क्या करते हैं, इस अधिनियम के अनुसार एनबीए के अध्यक्ष के अलावा 10 पदेन सदस्य होना अनिवार्य है। यानी कि ये क्या कह रहा है, इस अधिनियम में जो अपना 2002 का एक्ट है वो क्या कह रहा था कि एनबीए में एक अध्यक्ष होगा और 10 पदेन सदस्य होंगे। ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या था, जैव विविधता से संबंधित विशेषज्ञ और वैज्ञानिक, ठीक है, वो हो गए 5 जो कि गैर आधिकारिक सदस्य के रूप में नियुक्त होंगे। ठीक है। अधिकारी कितने होंगे, 10 पदेन सदस्य और एक अध्यक्ष, 11, गैर आधिकारिक 5 सदस्य। अब इसमें ये विस्तार करता है, इसमें ये कहता है कि जो एनबीए के अध्यक्ष के अलावा आपके पास 16 पदेन सदस्य होंगे जो जनजातीय मामलों से जुड़े होंगे, जैव विविधता प्रौद्योगिकी जैसे मामलों से जुड़े मंत्रालयों से संबंधित होंगे। इसमें यह कह रहा है कि 4 प्रतिनिधि और भी होंगे, कहाँ से, राज्य जैव विविधता बोर्ड से। जिन राज्यों के अंदर सबसे ज़्यादा जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थापित है, यानी कि जिन राज्यों में सबसे ज़्यादा जैव विविधता है, आप वहाँ के उन राज्य के जैव विविधता बोर्ड के 4 प्रतिनिधि को भी शामिल कीजिए। इसमें विशेषज्ञ और वैज्ञानिकों के बीच में 5 गैर आधिकारिक सदस्य, इसमें भी 5 थे। ठीक है। इसमें क्या है, आपको एक समन्वय अधिकारी भी दिया जाएगा जो कि इस चीज़ की देखरेख करेगा, जो सचिव लेवल का अधिकारी होगा। ठीक है। इसमें जैव विविधता संरक्षण का अनुभव रखने वाला एक सदस्य सचिव होगा और जो एनबीए का मुख्य समन्वय अधिकारी होगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है विधेयक से जुड़ी चिंताएं। विधेयक से जुड़ी चिंताएं उसे क्या मतलब है, आपा ने इसको इम्प्लीमेंट तो कर दिया, ठीक है, केंद्र द्वारा कानून ला दिया गया, संरचनात्मक विस्तार भी अपना ने कर दिया, इसके लिए अपना ने नियम बना दिया, प्रोटोकॉल बना दिए। ठीक है। मतलब इसकी एक हमने स्ट्रक्चर दे दी। अब उसे इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है, केंद्र गवर्नमेंट का इम्प्लीमेंट करेगा, जो संबंधित विभाग है वो इम्प्लीमेंट करेगा। इसके ऊपर जो नीति या इसकी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी हमारी स्थायी कार्यपालिका की है, जो डीसीडीएम द्वारा की जाती है। ठीक है। अब अपने को इससे संबंधित जितनी भी चुनौतियाँ आ रही है ना वो कवर करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले तो वही थी जो मैंने पहले बताई थी, संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान, कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज की परिभाषा में स्पष्टता। इसे न तो नागोया प्रोटोकॉल और न ही कार्टेजोना प्रोटोकॉल की शब्दावली के तहत परिभाषित किया गया है। अगर इसमें आप सभी को ले लें, भी जितना भी ज्ञान हमें मिल रहा है वो ही संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान है, तो इस तरह तो जितने भी स्थानीय समुदाय हैं उनको इससे संबंधित कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी। ठीक है। लाभ साझा करने संबंधी निर्णय लेने में स्थानीय समुदाय की भूमिका कमी, जब उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं दी जा रही तो जो लाभ साझा करने से संबंधित नीतियां बनेगी उनमें जो स्थानीय समुदाय होंगे उनकी भूमिका की तो कमी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है अपराधों तथा जुर्मानों से जुड़ी। अब ये तो सिंपल सी बात है, आप क्या कर रहे हो, आप जुर्माने की बात कर रहे हो। ये कह रहे हैं संशोधन विधेयक में 1 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसकी व्यापक सीमा के भीतर जुर्माने का निर्धारण करने हेतु एक कानूनी मार्गदर्शन की आवश्यकता है अधिकारी के लिए। ये कह रहा है कि अगर आप एक जुर्माना लगा रहे हो, अब कितना जुर्माना लगा रहे हो, आप 1 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच में जुर्माना लगा रहे हो। अब उसको निर्धारित करना है कि किस नियम के उल्लंघन के ऊपर कितना जुर्माना लगेगा, तो उसके लिए अधिकारी को कानूनी मार्गदर्शन की आवश्यकता है। ठीक है। तीसरी बात ये ऐसे कह रहा है कि आपने क्या काम किया आपने यहाँ पे एक बात कही भी, आप जैविक संसाधनों से जुड़े जो संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान है वो कंपनी या फिर कोई भी जो भी
निवेशक है या फिर जो भी कोई भी अन्य जो यहाँ पे निवेश कर रही है, यहाँ पर कोई भी खोज या अन्वेषण कर रही है, वो कंपनी स्थानीय समुदाय के साथ लाभ को साझा कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, वो उसकी मर्जी है। तो क्या ऐसे में जो अधिकांश आयुष कंपनियां हैं जो प्रैक्टिस करने वाले आयुष चिकित्सकों के नाम से पंजीकृत है, उन चिकित्सकों को छूट प्रदान करने वाली कंपनियों को भी छूट मिल सकती है, यानी कंपनियों को भी छूट मिल सकती है। और कंपनियों को छूट मिलेगी तो सिंपल सी चीज़ है, उससे जुड़े वाले जितने भी हितधारक है वो प्रभावित होंगे। ठीक है। विदेशी प्रबंधन वाली कंपनियां और विदेशी कंपनियां भी भारत में आएगी, जो भारत में पंजीकृत है और विदेशों में जिनका प्रबंधन चलता है, को किसी निर्धारित जैविक संसाधन का उपयोग करने तथा उससे उत्पाद विकसित करने के लिए एनबीए की मंजूरी लेने की आवश्यकता। पहली टर्म में अपने ने कहा था कि अगर यहाँ से कोई भी जैविक संसाधन का यूटिलाइज आप करते हैं तो अपने को एनबीए का उपयोग एनबीए की मंजूरी नहीं लेनी। ठीक है। और जो विदेशी फंड जो फॉरेन मैनेजमेंट वाली जितनी भी कंपनी है जो भारत के अंदर रजिस्टर्ड है, तो अगर वो भारत में किसी भी जैविक संसाधन का उपयोग करती है तो उससे जो पैसा कमाएगी, ठीक है, अब उसके ऊपर टैक्स तो देगी नहीं। क्यों नहीं देगी? क्योंकि एनबीए के अंतर्गत वो पंजीकृत ही नहीं हुई। एनबीए को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो भारत की जैविक विविधता का उपयोग कर कुछ संसाधनों की खोज या अन्वेषण में लगा हुआ है। तो ऐसे में किसी भी प्रकार का जो टैक्स है या उस प्रोडक्ट से मिलने वाला कोई भी एक्साइज ड्यूटी या फिर जो इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट ड्यूटी, वो सब इस सब तक सब किसी भी प्रकार का जो मौद्रिक लाभ है वो हमें नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ये था। अब निष्कर्ष में हमेशा क्या होते हैं, एक चीज़ यहाँ पर नेगेटिव दे देते हैं, एक चीज़ पॉजिटिव। हमेशा नीचे का जो ध्यान रखना होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव होता है। लास्ट अंतिम लाइन लिखते हैं वो पॉजिटिव रखेंगे। आप किस तरह उपयोग करें कि इस विधेयक में अनेक चिंताएं, ठीक है, इन चिंताओं को दूर करने की आवश्यकता है, जिसके लिए तकनीकीगत और जो भी प्रौद्योगिकीगत जितनी भी सुविधाएं हैं अन्य लेने की आवश्यकता है। ठीक है। पूर्व मंजूरी लेने व देने के ऊपर विचार किया जा सकता है। आर्थिक जुर्माने की बजाय दंड के प्रावधान पर भी विचार किया जा सकता है। ऐसे यहाँ निष्कर्ष दे सकते हैं। ऊपर दी गई चिंताओं को दूर करने की आवश्यकता है। इससे भारत की समृद्ध जैव विविधता और इससे जुड़ी पारंपरिक व समकालीन ज्ञान प्रणालियों के उद्देश्यों से समझौता किए बिना और विकास व उपयोगिता को बाधित किए बिना संरक्षण सुनिश्चित हो पाए। ये था अपना पहला न्यूज़। अब देखो मैं इसके साथ एक दो न्यूज़ छोटी करवा देता हूँ, क्योंकि अगर आप बड़ी न्यूज़ करेंगे तो एक तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा और साथ में इन्फॉर्मेशन की भरमार बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसके साथ संक्षिप्त सुर्खियाँ जितनी भी है जो न्यूज़ शॉर्ट के अंदर रही है पूरी साल के अंदर, उसको आप कर लेते हैं। ठीक है। फसल अवशेष प्रबंधन दिशा निर्देश। फसल अवशेष प्रबंधन दिशा निर्देश, देखो इसका मतलब क्या है। फसल की आप बात करते हैं तो आप कृषि करते हैं, कृषि करने के बाद फसल से जो अवशेष बचता है, अब वो अवशेष है, वो अवशेष को आप क्या काम करते हैं, या तो खेत में डिकम्पोज करते हैं, या खेत में डिकम्पोज नहीं करते तो आप उसको जलाते हैं तो वायु प्रदूषण होता है। तो उससे संबंधित आप उसका प्रबंधन करने से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। किसने? कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय ने जारी किए। कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय ने फसल अवशेष प्रबंधन दिशा निर्देश जारी किए। अभी एक्चुअली में किए किस लिए हैं? क्योंकि ये वही समय है, जैसे अभी सर्दियों का सीजन आएगा और जो अपने यहाँ पर जो पैडी की फसल होती है ना, धान की फसल होती है, धान की फसल का अवशेष पराली होता है। और पराली के जलाने से हमारे यहाँ पर नॉर्थ इंडिया के अंदर हरियाणा के इलाके में हो गया और पंजाब का इलाका और दिल्ली का इलाका, यहाँ के ऊपर ना जो एयर की जो क्वालिटी ना बहुत ज़्यादा घट जाती है। क्यों? पराली का दहन हो रहा है जिससे वायु प्रदूषण हो रहा है। अब उसके प्रबंधन के लिए स्पेशल उसके प्रबंधन के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय श्री नरेंद्र तोमर, जिसके वर्तमान में मंत्रालय प्रमुख है, ठीक है, जिसके मंत्री हैं, उन्होंने इसके लिए स्पेशल रूप से दिशा निर्देश जारी किया है। ये दिशा निर्देश पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में धान की प्रणाली यानी धान की फसल के जो भी अवशेष होते हैं ना पराली के लिए, को खेतों से बाहर किसी अन्य स्थानों पर प्रबंधन के लिए संभव बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। कि आप खेत में पराली को जलाते हो, उसकी बजाय आपको हम ऑप्शन देते हैं कि आप पराली की एक आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखें, जिससे आप पराली का एक प्रबंधन कर लेंगे, एक्स-सिटू प्रबंधन कर लेंगे। देखो दो प्रकार का प्रबंधन होता है, एक होता है इन सिटू और एक होता है एक्स सिटू। स्वस्थानीय यानी
जिस जगह पे आप इस चीज़ को उपजा रहे हैं उसी पर उसका प्रबंधन करना और एक वहाँ से बाहर जाकर करना। अब इन सीटों प्रबंधन तो हो ही रहा है, खेतों में हम पराली जला रहे हैं, वो वहाँ का इन सीटों प्रबंधन ही है। लेकिन जब आप इसका खेतों से बाहर उपयोग कर लेंगे, अब खेतों से बाहर आप कैसे उपयोग कर सकते हैं, उसके अंदर ये साइड में हमें बता भी रहा है किस तरह कि आप इसका बेस्थानी संरक्षण ऐसे कर सकते हैं। देखो फर्स्ट वन, जो भी पराली का अवशेष है ना, आप उससे बायोमास एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब बायोमास एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे जिससे जिससे हमारे पास व्यापक फायदा भी हमें मिलेगा। व्यापक फायदा में क्या मिलेगा, कोयले पर से निर्भरता घटेगी, हमारा ऊर्जा संसाधन बढ़ेगा, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी रहेगा, फसल अवशेष का निपटान भी हो जाएगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स भी हमारा बना रहेगा। ठीक है, ताप विद्युत संयंत्रों में परंपरागत ईंधन जैसे आप कोयले वगैरह का यूज करते हैं के बदले में बायोमास प्लेट्स का यूज किया जाता है, किया जा सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ आप इससे कंप्रेस्ड बायो सीएनजी गैस का भी उत्पादन करें, और तीसरी चीज़ इससे आप एल्कोहल का उत्पादन भी कर सकते हैं। अब एल्कोहल का उत्पादन करने से क्या मतलब है, देखो एल्कोहल से वैसे तो फायदा हो या नुकसान, ये बात तो सोचने वाली है। लेकिन यहाँ पर इसको क्या किया जा रहा है, देखो वर्तमान में आप अपने को पता है कि आप पेट्रोलियम उत्पाद की तो दुनिया में सबसे मतलब पेट्रोलियम उत्पाद है ना, वो भारत एक्सपोर्ट करता है और पेट्रोलियम भारत आयात करता है। पेट्रोलियम से बने उत्पाद को आप क्या करते हैं, निर्यात करते हैं, और भारत की जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान रहता है इस चीज़ का। लेकिन जो पेट्रोलियम है ना, वो आप खाड़ी देशों से, ईरान से, ठीक है, ईरान से तो अभी चाबार पोर्ट के थ्रू अपना ने अभी रूट बनाया है। इसके अलावा अभी नोस्टो वोस्टो अकाउंट के जरिए अपने जो रूस है उसके साथ भी स्थानीय करेंसी के अंदर व्यापार से संबंधित पेट्रोलियम के उत्पाद के लिए, पेट्रोलियम संबंधी उत्पादों के लिए हमने क्या किया है, एक समझौता किया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी आप बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एल्कोहल क्या काम करेगा उस अगर पेट्रोलियम के लिए, देखो क्या होगा, आप पेट्रोलियम उत्पाद करते हैं। अब पेट्रोलियम में आप बात ये करें कि आप पेट्रोल में क्या मिला दें, 20% तक एल्कोहल मिला दें। अब पेट्रोल होता क्या है, C3 से लेकर C8 तक का एक कार्बन कंपाउंड होता है, कार्बन संयोजक होता है। ठीक है, कार्बन बॉन्डेड एक कोई भी मतलब आप पदार्थ बोल सकते हो या फिर एक यौगिक बोल सकते हो, एलिमेंट कंपाउंड बोल सकते हो, यौगिक। ठीक है, अब वो इससे क्या होता है, जब ये ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ये प्रोड्यूस क्या करेगा, CO2। ठीक है, CO2 में क्या है, कार्बन। CO2 में क्या है, कार्बन है। अब उसके अंदर अगर कार्बन है तो कार्बन जैसे ही एनवायरनमेंट में आ रहा है तो जिससे वर्तमान में वैसे ही आप ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं से ग्रसित हैं और जलवायु परिवर्तन का दौर है, तो कार्बन क्या कर रहा है, पर्यावरणीय नुकसान नहीं कर रहा। तो अगर आप इसमें 20% एल्कोहल मिला देते हैं ना, तो क्या होगा, नंबर एक, सबसे पहले गाड़ियों की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी, जिसमें भी आप इस पेट्रोल डालते हैं ना उसके अंदर अगर ब्लेंडेड 20% एल्कोहल वाला अगर आप पेट्रोल डाल देते हैं तो उससे किसी भी गाड़ी की जो वाहन क्षमता है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़, इसी का उत्पादन नहीं होगा, कार्बन का उत्पादन नहीं होगा, और जिससे एनवायरनमेंट क्या होगा, फ्रेंडली होगा। ठीक है, इस तरह आप फसल अवशेष का बहिस्तानी प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बाई चांस आप इन सीटों प्रबंधन कर रहे हैं, जला रहे हैं, उससे नुकसान क्या क्या हो रहा है, इससे मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, और यही गैसें किससे निकलती है, ज्वालामुखी से निकलती है, और यही गैसें पर्यावरण में मिलती है। और याद रखना यही हरित गैसें हैं। हरित गैसें ये क्या काम करती है, जैसे कि सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी की सतह से टकराती है, तो ये जब वो किरणें वापस जाती है पृथ्वी के टकरा कर, परावर्तित किरणें, ठीक है, तो वो अगर इनसे टकराती हैं तो इनसे पार नहीं हो पाती, इन गैसों से अगर इनसे पार नहीं हो पाती तो वो जो जिसे वातावरण से बाहर जाना चाहिए वो पूरे वातावरण में ही रह गया, जिसके कारण सूर्य का जो अपना औसत प्रभाव है ना वो बहुत ज़्यादा पड़ेगा, जिससे तापमान में बढ़ोतरी होगी और ग्लोबल वार्मिंग जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक, कणकीय पदार्थों को उत्सर्जित होना, जैसे कणकीय पदार्थों का क्या मतलब है, देखो दो प्रकार के कणकीय पदार्थ होते हैं, पर्टिकुलेट मैटर 10 और पर्टिकुलेट मैटर 2.5। ठीक है, जो पर्टिकुलेट मैटर 2.5 और पर्टिकुलेट मैटर 2.10 है ना, ये स्वास्थ्य की शोषण प्रक्रिया पर बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, और
इनकी सांद्रता होती है। जैसे WHO ने PM 2.5 की एक सांद्रता, और यूपीएससी के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन भी बना हुआ है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की सांद्रता WHO द्वारा क्या निर्धारित की गई है कि 5 माइक्रोग्राम अगर से ज़्यादा अगर हमारे श्वास प्रक्रिया द्वारा हमारे लंग्स के अंदर पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की इंटेंसिटी की सांद्रता बढ़ जाती है ना, तो हम स्वास्थ्य संबंधी रोग, श्वसन जैसी बीमारियों, दमा, अस्थमा जैसी बीमारियों से ग्रसित होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा पर्यावरण व मृदा स्वास्थ्य पर ऑटोमेटिकली प्रभाव पड़ेगा, उत्पादकता कम हो जाएगी। एनवायरनमेंट पे आप देख ही रहे हो कि जो एयर क्वालिटी है का स्तर नीचे नीचे गिरेगा। ठीक है, बस इतना ही करना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़, एक न्यूज़ और बची है, एक और कर लेते हैं बस। ठीक है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, ये छोड़ देना, ये तो बस ऐसे कह रहा है भी वर्तमान में जो दिशा निर्देश के बिंदु हो क्या क्या है, तो इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे आप पढ़ लेना खुद अपनी तरफ से मैगजीन में से। ठीक है, नेक्स्ट ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम का क्या मतलब है? देखो, अपने को पता है भी वर्तमान का युग जलवायु परिवर्तन का दौर है, और विभिन्न प्रकार के संस्थागत